आज का आर्टिकल मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि आज का पूरा पेपर, चाहे हिंदू देखिए, इंडियन एक्सप्रेस देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, सब में बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस। और बीजेपी क्यों जीता, कांग्रेस क्यों हारा, बीएसपी को क्यों एक सीट मिला, ये सारी चीजें हैं जो यूपीएससी को या किसी भी स्टेट पीसीएस को बहुत दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है कि इससे कुछ पूछे। तो मैं आर्टिकल एक्चुअली पढ़ाना नहीं चाहता हूँ आज के डेट में, लेकिन फिर भी एक आर्टिकल निकला है कहीं से और अच्छा लगा मुझे, तो इसीलिए इस आर्टिकल को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इस आर्टिकल का जो हेडिंग है वो ये है कि स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया, इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को किस तरीके से हम डेवलप करें कि और ज्यादा यहाँ से स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट्स जिसको बोलते हैं, जिसमें हम काफी फिसड्डी रहे हैं विगत कई सालों से, और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए, क्या करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, किस लिए हमारी इतनी दयनीय स्थिति है, इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। आर्टिकल का हेडिंग स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया, तो इसी पे आर्टिकल बेस्ड है। कुछ दिन पहले आर्टिकल का स्टार्टिंग इस तरीके से होता है कि कुछ दिन पहले आपके प्रधानमंत्री मोदी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था, देश के जो युवा लोग हैं उनसे ये आह्वान किया था कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग स्पोर्ट्स में अपनी अपना करियर बनाइए और दूसरे यूथ को भी इंकरेज करिए स्पोर्ट्स में जाने के लिए। इसके साथ साथ राइटर ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा महत्व है, ये आपके शरीर का विकास तो करता ही है, आपके बॉडी का डेवलपमेंट तो करता ही है, इसके साथ साथ आपके एनर्जी को भी राइट डायरेक्शन में टैप करता है, मतलब राइट डायरेक्शन में लगाता है। और सच बात है ये, मैं जब रनिंग करता हूँ तो ज्यादा कंसंट्रेट कर पाता हूँ जिस चीज को भी करता हूँ। बात सिर्फ रनिंग की नहीं है, आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, इवन वॉकिंग करते हैं, इवन देन आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, स्ट्रेचिंग करते हैं, योगा करते हैं, इन सब चीजों से फायदा तो होता है एक लिमिट में किया जाए तो इससे आपका एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज किया जा सकता है। इससे देश में यूनिटी आती है, ऐसा राइटर ने बताया, इससे देश में फैटर्निटी आती है। लेकिन राइटर को इस बात से प्रॉब्लम है कि ह्यूमन पर्सनालिटी इतना अच्छा होने के बाद भी, मतलब स्पोर्ट्स जो है आपकी आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा डेवलप करता है, अंदर से भी और बाहर से भी। और इंटरटेनमेंट का एक बहुत बढ़िया सोर्स होने के बाद भी, इंटरटेनमेंट के लिए भी आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज हैं जो आप करते हैं। तो इसमें आप सोचिए कि विन विन सिचुएशन है, आपका इंटरटेनमेंट भी हो रहा है और इसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है। और इसके बावजूद ये दोनों इतनी अच्छी चीजें हैं, इसके बावजूद इंटरनेशनल लेवल पे हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना अच्छा बाकी कंट्री है या जितना अच्छा हमको होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने उन्होंने दिया है कि टोक्यो में ओलंपिक समर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुए थे, जिसमें इंडिया को सिर्फ 7 मेडल मिले हैं, और पैरा ओलंपिक्स की बात करें तो 19 मेडल मिले हैं। और पूरा स्टैटिस्टिक्स दे दिया है इसने कि 1900 से लेके आज तक, मतलब 1900 ईस्वी से लेके 2022 तक, इन्होंने बताया है कि मात्र हमारे खाते में 35 मेडल आया है, जो बहुत कम है कंपेयरिंग। आप लोगों को बता दें कि चाइना और बाकी कुछ ऐसी कंट्री हैं जो और डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां से एक एक बंदा कभी कभी इसी के आसपास का मेडल लेके आता है, मतलब उनके नाम से 35 35 मेडल। तो ये पूरे इंडिया का यदि आप स्टैटिस्टिक देखेंगे 1900, मतलब 1900 से लेके 2022 तक, तो इसमें मात्र 35 मेडल्स हैं। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो आज तक सिर्फ एक बार आपका जो टीम है, इंडियन टीम, वो क्वालिफाई की है फीफा वर्ल्ड कप में, और वो भी 1950 में। उसके बाद हम कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं, जनरल रीजन क्या है कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे एक अपनी पहचान नहीं बना पाया है, या इंटरनेशनली हमारा परफॉर्मेंस बहुत खराब होता है। इसके पीछे रीजंस क्या है, राइटर ने बहुत सारे रीजंस दिए हैं। पहला इन्होंने दिया है लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग। लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बात बहुत सही भी है। अब जैसे आप स्विमिंग पूल का एग्जांपल आप ले लो, कहाँ है स्विमिंग पूल, उतना नहीं है। और जब उतना ज्यादा स्विमिंग पूल नहीं है, तो कहाँ से आप उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे स्विमर आपके यहाँ आ जाएंगे। कहीं कहीं पे तो देखिए कि कितना कितना बढ़िया फैसिलिटी होता है दूसरी कंट्री में, आपके यहाँ स्विमिंग पूल जो है भी वो काफी एक्सपेंसिव है, कि उसमें कौन जाएगा स्विमिंग करने। तो ये चीजें हैं। दूसरा इसमें है कि लैक ऑफ फंड्स एंड गुड इक्विपमेंट्स, फंड की कमी है, मतलब गवर्नमेंट जितना पैसा उनको एलोकेट करना चाहिए बजट के थ्रू स्पोर्ट्स पे, उतना ज्यादा एलोकेशन नहीं है। और गुड इक्विपमेंट की भी कमी है। जैसे अब मान लीजिए कि
तीरंदाजी करना है या निशानेबाजी करनी है, उसमें बहुत अच्छे गन की जरूरत पड़ती है, बहुत अच्छे ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे गोली की जरूरत पड़ती है। नहीं है आपके पास, तो कहाँ से आप करेंगे? तीसरा एग्जाम्पल देता है, पुअर स्पोर्ट्स सिस्टम टू डेवलप स्पोर्ट्स स्किल। मतलब कि अब आपके यहाँ सिस्टम ही खराब है, मतलब सिस्टम ही खराब है तो आप क्या करोगे? आप जितने ये क्या बोलते हैं रेसलर हैं, आप देखिएगा उन सबके कोच फॉरेनर हैं। नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, इनके भी आई थिंक कोच फॉरेनर ही थे। तो आपके यहाँ तो इंडिया में है ही नहीं ऐसा कोई सिस्टम, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप स्पोर्ट्स में अच्छा करेंगे? इसके साथ साथ पुअर बेंच स्ट्रेंथ टू डेवलप कॉम्पिटिटिवनेस। मतलब कंपटीशन भी डेवलप करने के लिए बहुत पुअर बेंच स्ट्रेंथ है। पुअर बेंच स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि इतने कम लोग हैं ना कि उनको देख के बाकी लोग, अब जैसे आप जितने लोग मुझे सुन पा रहे हो, सारे लोग आईएएस निकाल लेते हो सपोज दैट, और मुझे विश्वास है कि कभी ना कभी सब लोग यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे आप लोग। तो आप एक, यदि रुचिका नाथ का यूपीएससी निकलता है या श्वेता दी का निकलता है स्टेट पीसीएस, तो इन इन दोनों को देख के 50 लोग इंस्पायर होंगे। मैं लिख के देता हूँ ये चीज और क्लास में भी बोला हूँ। तो 50 लोग इंस्पायर होंगे उसको देख के, रुचिका को या श्वेता दी को देख के 50 लोग इंस्पायर हो, 100 हो गए ना। और आप इसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि रिपॉल्मी भी निकाल लेती है, पार्वती भी निकाल लेती है, अनुराग भी निकाल लेता है या सुचिस्मिता निकाल लेती है। तो अब ये 50-50 का रेशियो बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि हमारे यहाँ पुअर बेंच स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं नहीं जिनको गोल्ड मेडल मिला है। एक लोग मिला है, 2 लोगों को मिला है। यदि 10 लोगों को मिलेगा तो उस 10 लोगों से एसोसिएटेड जितने लोग होंगे वो तैयारी करेंगे अपना जाने के लिए। तो आपके पास पुअर बेंच स्ट्रेंथ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से हम अपना एक बहुत अच्छा मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे हैं स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड मेंटल सपोर्ट। मतलब इंटरनेशनल एक्सपोजर भी नहीं है, मेंटल सपोर्ट भी नहीं है। इंटरनेशनल एक्सपोजर क्यों नहीं है? कुछ लोगों को तो ये लोग इंटरनेशनल भेज देते हैं, जहाँ पे देश की नाक बचाने की बात आती है वहां पे तो भेज देते हैं कि जाओ। लेकिन बाकी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इंटरनेशनली ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं भेजती है। वो बच्चे बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। और मेंटल सपोर्ट तो आई आई डोंट थिंक, मेंटल सपोर्ट तो हमें लगता है कि बात सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, मतलब खेल कूद में ही नहीं, किसी भी जगह पे मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैकिंग है। हालांकि इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी उन्होंने स्टैब्लिश किया, तो इसके थ्रू काफी ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करी गई। इसके साथ साथ इन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया, जो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये एथलीट को, जो भी एथलीट्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटेट कराने की कोशिश करती है, और यंग एज में उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उनको डेवलप करने का काम किया जाता है। इसी के तहत इन्होंने एक बनाया है स्पेशल एरिया गेम स्कीम, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया है। इसी के थ्रू इसका एक वर्टिकल है स्पेशल एरिया गेम स्कीम। इसके तहत जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं या जो हिली एरियाज हैं, वहां के बच्चों को उठाया जाता है, वहां के यूथ को उठाया जाता है। यूथ का है या यंग एज के जो बच्चे हैं उनको उठाया जाता है। उठाया जाता है मतलब उनको लिया जाता है, और उनके टैलेंट को नर्चर किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई करके नर्चर करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, ताकि वो आगे चल के अपना मुकाम बनाए, और बना भी रहे हैं। आप देखिए बाईचुंग भूटिया और अभी मैरी कॉम, ये लोग तो वहीं की नॉर्थ ईस्ट से ही आती हैं, और काफी अच्छा उन्होंने देश को गर्वान्वित फील कराया है, प्राउड फील कराया है। इसके बाद स्पोर्ट्स एंड प्रमोशन स्कीम है। स्पोर्ट्स एंड प्रमोशन स्कीम के तहत इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ऑफिसर्स ऑफिशियल्स एंड स्पोर्ट्स, ये एक मिनिस्ट्री है जिसके थ्रू इन्होंने सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च किया है। बहुत सारे सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च किए हैं, और इसके तहत इन्होंने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लगाया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम मतलब एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसने क्या बोला है, ये बहुत सारे सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स को लॉन्च किया है, और इसी सेंट्रली सेक्टर स्कीम के अंतर्गत एक स्कीम का नाम इन्होंने दिया है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम क्या बोलता है कि वो जितने लोगों को इनको लगता है कि इनको मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग देके एक बहुत अच्छा एथलीट बनाया जा सकता है, उनको सेलेक्ट करके और बहुत सारी उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, उनके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके, ताकि वो आगे चल के हमारे देश के लिए मेडल ला सकें। 80/20 रूल आप समझ सकते हैं, इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने सिलेबस में भी अप्लाई करते हैं कि 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या करते हो, 20% सिलेबस को ही मल्टीपल टाइम्स पढ़ लेते हो ताकि आपका 80% क्लियर हो जाए। तो इसमें भी वही है कि पूरे यूथ को नहीं
प्रॉपर ट्रेनिंग देके वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वो 20 बच्चे कौन है, जो सब 20% जनता कौन है जो बहुत अच्छा कर सकती है, मेडल ला सकती है। और जब वो 20 लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसी पे खूब ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, खूब ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, खूब ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि उनको हम और ज्यादा नर्चर कर सकें और ज्यादा डेवलप कर सकें और हमारे देश के लिए वो मेडल लेके आए। इसके साथ साथ खेलो इंडिया भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। खेलो इंडिया स्कीम के तहत एक नेशनल प्रोग्राम है जिसमें देश में स्पोर्टिंग कल्चर को डेवलप करने की बात की जा रही है, स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने की बात की जा रही है, स्पोर्ट्स कल्चर को इन्फ्यूज करने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ डिजिटल इनिशिएटिव की बात करें जो गवर्नमेंट ने लिया है, तो एक नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम इन्होंने स्टैब्लिश किया है थ्रू द डिजिटल इनिशिएटिव। इसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम। इसके तहत जितने एथलीट्स हैं या जितने कोच हैं उन सबको एक जगह पे रजिस्टर किया जाएगा। तो इससे शायद आसानी होगी, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग होंगे या जो कोचेज होंगे उनको अपना डेटाबेस इवेलुएट करने में और चेक करने में और जुड़ने में एक दूसरे के साथ। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एजुकेशनल डेवलपमेंट एक स्कीम है। इसके तहत इन्होंने क्या बोला है कि अब फिजिकल एजुकेशन को और स्पोर्ट्स स्कीम को, स्पोर्ट्स साइंस को, फिजिकल एजुकेशन को और स्पोर्ट्स साइंस को, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस, इसमें हायर एजुकेशन भी हम देंगे। और हायर एजुकेशन देने के लिए अलग से इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करेंगे, किया भी गया है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन को स्टैब्लिश किया गया है। और इसके साथ साथ लास्ट में इन्होंने ये बोला है कि इंसेंटिव टू स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन को इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव देने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे अर्जुना अवार्ड, उसके साथ साथ द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, बाद में गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया। तो ये सब अवार्ड जो है उसमें इनको इंसेंटिव देने की बात कही गई है। अब ये कहा गया है, हालांकि पहले ही मैं डिस्कस कर दिया इशू, लेकिन इशू कुछ और भी हैं। इश्यूज हैं क्या हमारी कंट्री में जिससे एक बहुत बेटर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो रहा है। पहला इन्होंने लिखा है पुअर हेल्थ। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ बहुत गरीबी है। अब जब गरीबी है तो हेल्थ भी पुअर होगा, जब हेल्थ पुअर होगा तो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे, तो माल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे तो कहाँ से गेम्स में आएंगे और क्यों आएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये एक बड़ा चैलेंजेस है जिसको टैकल करने की जरूरत है। इसके साथ साथ लो पार्टिसिपेशन एट द बेस, मतलब जो बेस है, ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं ना, वो स्पोर्ट्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। और हमारे यहाँ बचपन में हमारे माँ बाप भी सिखाते रहते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, समथिंग लाइक दैट। तो अब जब यही आपके दिमाग में भर दिया गया तो आप कहाँ से गेम्स पे इतना ज्यादा ध्यान देंगे। तो पार्टिसिपेशन काफी कम है। इसके साथ साथ लैक ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट का कल्चर ही नहीं है। आप हरियाणा निकल के देखिए, वहां पे 4 बजे 5 बजे के आसपास निकलो, जैसे अभी 4 बजे आप राजेंद्र नगर में चले जाओ तो बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कल्चर है, पढ़ाई करने का कल्चर है, सभी पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ेंगे। हरियाणा में आप निकल के देखिए, गुड़गांव या उसके अलग साइड में पानीपत या सोनीपत, जो भी ये सब एरिया है, तो बहुत सारे बच्चे ग्रुप में दौड़ते रहते हैं। मतलब वहां पे मतलब एक कल्चर है एथलीट का। और शायद यही रीजन है कि हरियाणा से बहुत मेडल आ ही जाता है मिला जुला के कभी न कभी। और हरियाणा काफी अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट आज इस बार भी जो जीता है बंदा गोल्ड मेडल, वो हरियाणा का ही है, इफ आई एम नॉट मिस्टेक। तो हरियाणा में एक स्पोर्ट्स कल्चर है, बट ये हर जगह पे नहीं है, हर एक स्टेट में नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है। उसके बाद लिखता है कि नो एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, करियर प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले बहुत अच्छी बात है, स्टेट लेवल पे भी खेले अच्छी बात है, यदि आप नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुंचे तो फिर आप रोटी के भी मोहताज हो जाएंगे। जो एडिटर है इसकी उसका नाम नहीं लेना है वीडियो में मुझे, उसकी सिस्टर है, वो अरुणाचल क्रिकेट टीम के कैप्टन है। कैप्टन मतलब बहुत जगह पे अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया है। अपनी सगी सिस्टर में मैं बता रहा हूँ, बड़ी सिस्टर है उसकी। और आज के डेट में वो एसएससी की तैयारी कर रही है, एसएससी या एलडीसी यूडीसी की तैयारी कर रही है। मतलब गवर्नमेंट ने उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, जो स्टेट लेवल पे इंडियन वुमेन टीम का कैप्टन रह चुकी है। और एक बार नहीं, कम से कम 10 बार तो रही है वो, जो अलग अलग स्टेट में जाके रिप्रेजेंट किया है और खेला है उसने। मतलब इंडियन अरुणाचल क्रिकेट टीम की कैप्टन है, कैप्टन रह चुकी है। और आज के डेट में एसएससी और उससे नीचे लेवल की तैयारी करती है। तो भाई आपने क्रिकेट खिलाते हुए उसका करियर तो चौपट कर दिया। और आज के डेट में वो जब एज उसका अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो अब क्या करेगी वो। इसके बाद गवर्नेंस इशू की बात करें, मेरे हिसाब से श्वेता दी को बहुत अच्छे से पता होगा गवर्नेंस इशू में। अब ये जितने फेडरेशन है, बैडमिंटन फेडरेशन, क्रिकेट फेडरेशन, कबड्डी फेडरेशन,
या जो भी फेडरेशन बना है, इसमें पॉलिटिशियन बिना मतलब के इंटरफेयर करते हैं। और इंटरफेयर करके उसमें वही नेपोटिज्म होता है, करप्शन होता है। वो कहते हैं इसको नहीं इसको रख लो, इसको नहीं इसको रख लो। तो इससे क्या होता है कि जो जो रियल टैलेंट है वो बेचारा महरूम हो जाता है, डिप्राइव्ड हो जाता है, उसको मौका मिलता ही नहीं है। तो गवर्नेंस इश्यूज भी है। इसके साथ साथ लाइक ऑफ रिकग्निशन भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि आप समझिए क्रिकेट में तो आप आईपीएल हो गया और टेस्ट हो गया और 2020 हो गया और पता नहीं क्या क्या चीज, इसके अलावा बाकी चीजों में कहाँ है। आईपीएल क्रिकेट को आपने जितना ज्यादा तवज्जो दिया और जितना ज्यादा पैसा है इसमें, बाकी गेम्स में इसकी तुलना में बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम मतलब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है आपके यहाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, लैक ऑफ कोचिंग फैसिलिटी, मतलब कोचिंग की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, और लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज आपके पास है। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमको एड्रेस करने की जरूरत है। लास्ट में वे फॉरवर्ड में वही है कि जो इश्यूज है उसका उल्टा कर दो तो वे फॉरवर्ड हो जाएगा, जिसमें बोलता है कि क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करने की जरूरत है। गवर्नेंस रिफॉर्म करने की जरूरत है। गवर्नेंस रिफॉर्म का मतलब है नेपोटिज्म जो है, करप्शन जो है, ये सब चीजें, पॉलिटिशियंस का ये सब चीजें कहीं ना कहीं हटाने की जरूरत है, मिनिमाइज करने की जरूरत है, रूट आउट करने की जरूरत है, साइंटिफिक नॉलेज को इन्फ्यूज करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स को भी इंगेज करने की जरूरत है। आप आईपीएल में प्राइवेट सेक्टर आया ना, तो देखिए कितना पैसा, कितनी बोली लगती है, 9 करोड़ 10 करोड़, पता नहीं, मैं तो कम ही बता रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया होगा इतने में प्लेयर्स को खरीदा जाता है। तो अब उसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर से बाकी बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उसको भी आप क्यों नहीं लिंक करते हैं। इसके बाद कहते हैं डेवलप एंड एश्योर करियर ऑप्शंस। मतलब कि यदि बेचारा वो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा पाता है कोई, नीरज चोपड़ा के साथ तो बाकी लोग भी होंगे ना। तो मान लीजिए उन्होंने कुछ नहीं अच्छा किया, तो उनको कुछ तो करियर ऑप्शन देना चाहिए भी, कि वो अपना रोटी कम से कम खा सके। तो ये चीज बताते हैं। और प्रमोशन ऑफ फिजिकल फिटनेस की भी जरूरत है। इवन आम जनता को भी फिजिकल फिटनेस की जरूरत है। मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जितने लोग वहां से आए हैं ओलंपिक से, हर एक बंदे को 2023 के इंडिपेंडेंस डे आते आते कम से कम 75 स्कूल में विजिट करना है, 75 स्कूल में उनको विजिट करना है और हेल्थ के बारे में अवेयर करना है। तो आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। बहुत अच्छा आर्टिकल है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा भी जाए। तो जितनी चीजें मैंने बताई है उसको अपने हिसाब से अच्छे से लिख लीजिए।